दोस्तों भारत ने साइप्रस में छोटी सी एंट्री के हमारी पूरा तुर्की परेशान हो गया और अब तुर्की भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत बुरी तरीके से घसीटने की तैयारी में है। लेकिन भारत भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बहुत ही करारा और सटीक जवाब दिया है राष्ट्रपति एर्दोगान को। दूसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर यूएस शटडाउन के चलते भारतीय दूतावास को भी यहां पर बंद किया गया है। तीसरी खबर भारत अमेरिका यूरोप से है, जहां पर अमेरिका ने जिस तरीके से H-1B वीजा पर शुल्क बढ़ाया है, उसके चलते अब यूरोपीय देश इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और भारतीय टैलेंट भर भर के यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लास्ट अपडेट S&P ग्लोबल की रिपोर्ट से सामने निकल के आ रहा है, जिन्होंने पेट्रोकेमिकल्स को लेकर के कुछ नए सर्वेज रिलीज किए हैं और इसमें साफ तौर पर भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले भारत तुर्की साइप्रस से आ रहे अपडेट की बात की जाए, जिस मुद्दे को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। असल में तुर्की एक ऐसा देश है जो कि खुलकर के पाक का सपोर्ट करता आया है। आपने देखा होगा कि जब भारत और पाक के बीच विवाद पड़ा तो तुर्की ने न सिर्फ हथियार बल्कि एक्सपर्ट से लेकर के आधुनिक चीजों की सप्लाई भी पाक को करनी शुरू कर दी और तुर्की को अब हम अपना सीधे तौर पर दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर चुके हैं। तुर्की वो देश है जिसने भारत के आस पड़ोस मौजूद सभी देशों को हथियार सप्लाई किए ताकि भारत के अंदर अस्थिरता लाई जा सके। वहीं तुर्की वो देश है जिसने भारत के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नीति ये कहती है कि अगर किन्हीं दो देशों के बीच का मुद्दा है तो वो मुद्दा दो देश ही मिलकर के समाधान निकाल सकते हैं, किसी भी तीसरे देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये सब तुर्की की चाल थी। तुर्की भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के नई नई कूटनीति चलने के पर काम कर ही रहा था कि भारत भी तुर्की के पड़ोस में पहुंच गया। पहले हमने अर्मीनिया के साथ निशाना साधा और उसके बाद भारत साइप्रस पहुंचता है। साइप्रस के साथ भारत के समय रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि हम के साथ बैठ करके कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कई इंपॉर्टेंट ट्रेड शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में भारत साइप्रस को आधुनिक हथियार भी एक्सपोर्ट करेगा। अब साइप्रस तुर्की का ही पड़ोसी देश है जो कि दिखने में छोटा सा है, लेकिन तुर्की के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। असल में इस साइप्रस के आधे हिस्से को तुर्की अपना मानता है, वहीं आधे हिस्से पर साइप्रस बसा हुआ है जो कि भारत का समर्थन करता है। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूरोप विजिट पर जाते हैं, लेकिन यूरोप से पहले वो साइप्रस उतर जाते हैं। बस यही बात तुर्की को खल गई कि आप एक ऐसे देश के अंदर कैसे विजिट कर सकते हैं, आप उस देश को इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे दे सकते हैं जिसके साथ हमारी नहीं बनती। और तुर्की ने शायद अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखा कि हमने क्या किया है भारत के आस पड़ोस में बैठ करके। इसीलिए साइप्रस के मुद्दे को लेकर के जब भारत पर सवाल किया गया, तब यहां से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का बयान सामने निकल के आता है। असल में भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। मंत्री के साथ बैठक में साइप्रस विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत बात की है, यानी कि किसी भी तीसरे देश को बोलने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के नियम कानून के मुताबिक जो समाधान निकाला जा सकता है उस तरीके से समाधान निकाला जाए। और इसी बैठक के दौरान भारत साइप्रस के साथ अपनी रक्षा और कनेक्टिविटी को और ज्यादा एनहांस करने में लगा हुआ है। और यदि ये स्टेटमेंट सुनकर के आपको लगता है कि भारत ने बहुत सॉफ्टली चीजों को मेक ओवर करने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं है। भारत ने यहाँ पर यूएन का नाम इसीलिए लिया है क्योंकि तुर्की और साइप्रस के बीच जो मुद्दा है इसे यूएन के हिसाब से सॉल्व किया जाए। वैसे ही भारत और कश्मीर के मुद्दे को भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो कि कहती है दो देशों का मुद्दा दो देश ही मिलकर के समाधान निकालें, वैसे ही निकाला जाना चाहिए। तो भारत ने डायरेक्टली तुर्की को मैसेज दिया है कि जब हमारे बीच में नहीं पड़ोगे तो हम भी तुम्हारे बीच में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो टिट फॉर टैट की नीति भारत सीख चुका है और ज्यादा समय नहीं लगेगा तुर्की के होश ठिकाने लगाने में। बाकी जयशंकर जी की इस कूटनीति पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली अमेरिका के अंदर शटडाउन हुआ। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 को फेडरल सरकार के शटडाउन के कारण भारत में भी अमेरिकी दूतावास के संचालन को बंद करना पड़ा। वहीं अमेरिकी दूतावास ने अपने ट्विटर अकाउंट को भी रेगुलर तरीके से बंद कर दिया। जहाँ पर सारे अपडेट्स हमें मिला करते थे वो सारे अपडेट बंद हो गए। इसके अलावा पासपोर्ट, वीजा, कंसुलर सेवाएं भी सीधे तरीके से इफेक्ट हो गई। इसके पीछे कारण की बात की जाए तो अमेरिका
में कांग्रेस में फंडिंग बिल पर सहमति न बनने के कारण बजट आवंटन की समय सीमा समाप्त हो गई है, जिसके कारण फेडरल शटडाउन हुआ। शटडाउन के चलते लाखों फेडरल कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर भेजे गए, जिससे अमेरिकी सरकार का पूरा वर्किंग सिस्टम हिलसा गया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स अकाउंट को भी नियमित रूप से बंद कर दिया, केवल सुरक्षा और जरूरी सूचना साझा की जा रही थी। बात यह नहीं कि यहाँ पर दूतावास बंद हुआ, बात यह है कि जब भी इस तरीके की खबर सामने आती है, इस तरीके के शटडाउन होते हैं, तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर जो कि हमारे देश से दूसरे देश में गए हैं या फिर वहां से यहाँ आए हैं, क्योंकि उनके पास दूतावास ही एक ऑप्शन है जिससे वो कनेक्ट कर सकते हैं, और कब किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत के लिए अच्छी खबर है। रिसेंटली अमेरिका ने अपने H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें बड़ा बदलाव यही है कि उसकी फीस लगभग $1 लाख की जा चुकी है। इसकी वजह से भारत का टैलेंट, भारत का सुपर ब्रेन जो कि अमेरिका में जाकर के बड़े बड़े जायंट्स को संभालता था, वो पॉसिबल नहीं है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल पाए, लेकिन भारत को जो होने वाला नुकसान था इससे कैसे निपटें, क्योंकि जो भारतीय वहां पर जाते हैं वो भारी मात्रा में रेमिटेंसेस भेजते हैं, और इन्हीं सब चीजों के चलते भारत दुनिया का वो देश बन चुका है जो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है। लास्ट ईयर हमने करीब $125 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं, लेकिन अब 5 देशों की तरफ से खुले ऑफर्स भारत के सामने आ चुके हैं, जैसे कि चाइना ने अपना के वीजा प्रपोजल दुनिया के सामने ऑलरेडी रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ कई और देशों ने भी अपनी नीतियों में ढील दे दी है। पहला नाम जर्मनी का है, जहां पर इमिग्रेशन नीतियों के तहत चीजें काफी ज्यादा आसान की जा चुकी हैं। जर्मनी सरकार ने IT, मैनेजमेंट, साइंस, इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में भारतीय स्किल प्रोफेशनल को लगातार बुलाना शुरू कर दिया है। इससे वर्क वीजा पा पाना और ज्यादा आसान है और ठीक ठाक सैलरीज भी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर परिवार और बच्चों को भी लाया जा सकता है। जर्मनी की एक खासियत आपको बताएं, जर्मनी के अगर टेक सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख यूरो यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास या उससे ज्यादा हो सकती है। अमेरिका में रहने खाने के बढ़ते खर्च को देखते हुए सैलरी काफी अच्छी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, योगदान, पेड लीव, जॉब सिक्योरिटी भी मिल पाती है, और ये सब चीजें जर्मनी में आसानी से पॉसिबल हैं। वैसे तो यूरोप के कई देश ऐसे ऑफर देना शुरू कर चुके हैं। अब देखते हैं कि भारतीय टैलेंट किन देशों में ज्यादा शिफ्ट होता है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट S&P ग्लोबल की तरफ से आई रेटिंग के अनुसार, जिसमें भारत को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ग्लोबल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अब बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत लगभग $37 अरब का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेंड करने की योजना तैयार की है। आसान भाषा में बात की जाए तो देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और ये लंबा खर्च सरकार इसीलिए करती है ताकि लंबे समय में हमें फायदा मिल सके। और अभी तक चीन जैसे देश इस चीज का फायदा उठा रहे थे, लेकिन भारत अब आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ चुका है। पेट्रोकेमिकल की बात की जाए तो कच्चे तेल से तमाम केमिकल्स निकलते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अब क्योंकि उन्हें निकालने का प्रोसेस काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और भारत सरकार ने उस प्रोसेस को इजी कर दिया है, जिससे अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से की जा रही है और प्राइवेट प्लेयर्स भी कर रहे हैं। तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भारत $बिलियन की इंडस्ट्री अपने हाथ में लेने की तैयारी में है, और मल्टीपल रिफाइनरीज भारत के अंदर इसीलिए सेटअप की जा रही हैं। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत ग्लोबल कैपेसिटी ग्रोथ का 1/3 योगदान देगा, जहां पर भारत की डोमेस्टिक मांग मजबूत है, लेकिन भारत इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।